हेलो एंड वेलकम टू PYQ टू AIR सीरीज। आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू सब्जेक्ट पॉलिटी के साथ। पॉलिटी के मेंस के PYQs की अगर मैं बात करूं, याद रखिएगा पॉलिटी जो है वो आपके GS2 के पेपर का पार्ट है। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, अभी हम थोड़ा सा एंडिंग की तरफ जा रहे हैं मेंस के PYQs की तरफ, लेकिन आपको पहले एक बात ऑब्जर्व करनी है। मैंने आपको समझाया था कि आपको सब्जेक्ट के अंदर थीम्स के प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, आपको एडवांस प्रेप करनी है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप ओवर द इयर्स आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये वाले सब्जेक्ट में से ये वाले टाइप के क्वेश्चंस या फिर इस वाली थीम पर क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, तो आप उन्हें डेडिकेटेडली अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आप देखेंगे कि उस पर्टिकुलर थीम या सब्जेक्ट्स में से कौन से स्टाइल के क्वेश्चन आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको समझ में आता है कि जो सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस का जो पार्ट है वो काफी ज्यादा डायनामिक है। उसमें से भी जो GS1 के अंदर सोसाइटी आती है वो और भी ज्यादा डायनामिक है ना, जहां पर ये ऐसी ऐसी चीजें पूछ ली जाती हैं कि आपकी जो कडलिंग है वो फोन्स, मतलब फोन्स कैसे चाइल्ड कडलिंग को रिप्लेस कर रहे हैं, टीनेज गर्ल्स की प्रेगनेंसीज पे सवाल, या फिर ऐसे, तो वो बहुत डायनामिक सवाल हैं। तो सेकंड चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि टाइप कैसा है उन क्वेश्चंस का, स्टाइलिंग क्या है उन क्वेश्चंस की। तीसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो पूरे के पूरे GS पेपर से रिलेटेड है। GS1, 2 एंड 3 की बात कर रही हूं मैं। GS4 के अंदर तो पूरा ही एथिक्स है और फिर ऑप्शनल है और एसे है। तो GS1, 2 और 3 में आपको एक और चीज, एक और पैटर्न ऑब्जर्व करना है कि इन तीनों GS के पेपर्स में कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो ज्यादा प्रायोरिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड नंबर ऑफ मार्क्स कैरी कर रहे हैं। ये बात अगर आप ऑब्जर्व कर लेंगे तो आप उसी सब्जेक्ट को जो है अच्छे से तैयार करेंगे। जैसे GS1 के अंदर सोसाइटी और एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री जो है वो ज्यादा डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। GS2 के अंदर आपको याद रखना है कि GS2 में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे दैट इज पॉलिटी। अब ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, कि जो वेटेज है इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट्स वो चेंज हो सकती है, बट फिर भी हमने ऑब्जर्व किया है कि GS2 के अंदर पॉलिटी जो है वो काफी सिग्निफिकेंट पार्ट जो है वो प्ले करती है। आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पॉलिटी के देखने को मिलेंगे। अब हम अगर बात करें पॉलिटी की प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी में, आपको एक चीज समझनी है। जब आप पॉलिटी की तैयारी प्रीलिम्स के लिए करते हैं, आप वही स्टैंडर्ड बुक्स, आपकी लक्ष्मीकांत हो गए और आपके फाउंडेशन के जहां से भी आपने तैयारी की है उसके क्लास नोट्स को आप पढ़ते हैं और आप कोशिश करते हैं कि आप अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे काम करें, है ना। आपको फंडामेंटल राइट्स पता होने चाहिए, पार्लियामेंट की जब आप चैप्टर पढ़ते हैं आप रिट्स समझते हैं, मोशंस समझते हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन समझते हैं, आप जुडिशरी समझते हैं। ये सारा कुछ आप याद करके समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप देख लेते हैं कि अच्छा प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है, और एनजैक क्यों ऐसे हुआ कि उसको खत्म करना पड़ा, और प्राइम मिनिस्टर की पावर्स कौन सी हैं, उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का क्या रोल है। आप ये सब पढ़ते हैं, है ना। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटी की वो सिर्फ यहीं तक सीमित है। लेकिन जब हम मेंस की बात करते हैं, मैंने पहले भी ये बात समझाई है कि जो सब्जेक्ट्स आपके प्रीलिम्स में हैं और मेंस में भी हैं वो अपना थोड़ा सा फॉर्म बदल लेते हैं जब वो मेंस के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब पॉलिटी मेंस में आती है कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल वही रहते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले। आज भी दिखाऊंगी, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वो पावर्स, राइट्स और लिमिटेशंस पूछ रहे हैं, ठीक है। यहीं पर पहला क्वेश्चन नेशनल कमीशन फॉर आपके ये है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स पर सवाल आ गया, OBC पर सवाल आ गया, NC SC NC ST पर आ गया, UPSC के बारे में सवाल आ गया। ये तो क्या है, ये स्टैटिक, प्योर स्टैटिक, कोर स्टैटिक के सवाल हैं विच कैन ऑटोमेटिकली बी डेल्ट विद जब आपने प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से की है। इन क्वेश्चंस में आपको उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तब भी इसका मतलब रिविजन वीक है, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर भी हम ये बोलते हैं कि जो 15 से 18 सवाल पॉलिटी के आने हैं उसमें आपके पास स्कोप नहीं है गलती करने का, क्योंकि आप एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक और करंट अफेयर्स को उतना स्कोप देके चलते हो ड्यू टू डायनामिज्म इन द प्रीलिम्स कि भाई ऐसा हो सकता है कि टॉपिक पढ़ा हुआ ना आए, है ना, या फिर कंफ्यूजन हो जाए, और क्योंकि वहां पे फैक्ट्स इतने ज्यादा हैं तो हमें वो गलती का स्कोप या फिर वो देना पड़ता है अपने आप को। लेकिन पॉलिटी में आप अपने आप को वो स्कोप नहीं दे सकते क्योंकि स्टैटिक का सब्जेक्ट है। इसीलिए अगर आपको लगे कि ऐसे ऐसे सवालों में भी मेंस में आपको डिफिकल्टी आ रही है जहां पे आउटराइटली आपको पावर्स, लिमिटेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूछ ली गई हैं, प्रेसिडेंट और गवर्नर के बारे में पूछ लिया गया है, तो अगर वहां पे भी प्रॉब्लम आ रही है देन योर रिविजन इज वीक। द सेकेंड पार्ट ऑफ
पॉलिटी के मेंस इज यहाँ पर कुछ नई चीजें ऐड ऑन हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ तो अमेलगमेट होता है गवर्नेंस के साथ इन टर्म्स ऑफ सिविल सोसाइटी का रोल, प्रेशर ग्रुप्स का रोल, एनजीओस के रोल, ये सब कुछ जो कि एक टाइप ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, ये सब की तरह एक्ट करती है, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करती है सरकार से। तो ये गवर्नेंस के साथ भी मैच होके आ सकते हैं। जो तीसरा पार्ट इसके अंदर खुलता है पॉलिटी के मेंस में इज कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ व्हाट इंडिया एंड अदर कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम्स। दैट कैन बी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ऑफ इंडिया एंड यूएस का कंपैरिजन, इट कैन बी अबाउट वाइस प्रेसिडेंट, इट कैन बी अबाउट जुडिशरी, इट कैन बी अबाउट एनीथिंग। इंडिया यूएस का कंपेयर कर दो, इंडिया फ्रांस का कंपेयर कर दो, इंडिया कनाडा का कंपेयर कर दो। तो आपको ये बात समझनी है कि ये आपका एड ऑन सिलेबस है जो कि मेंस, स्पेसिफिकली मेंस में ही डील कर रहा है। मैं नहीं बोल रही हूं कि इंडिया और यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का कंपैरिजन प्रीलिम्स में नहीं आ सकता, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। जिस हिसाब की अनसर्टेनिटी प्रीलिम्स में हो रही है, देयर कैन बी अ डे दैट यूपीएससी कैन आस्क अ क्वेश्चन ऑन दैट आल्सो, बट स्टिल द चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ दिस इज वेरी लेस, बिकॉज अगर आप एनालाइज करेंगे आपको पार्लियामेंट के प्योर स्टैटिक के सवाल ज्यादा दिखाई देंगे प्रीलिम्स के अंदर। लेकिन मेंस में आपको जब आपको पूरा डिटेल्ड आंसर लिखना है 10 या 15 नंबर का, आपको ये बात याद रखनी है कि हमें ये वाली चीजों को थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करना है। जैसे आज जो मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी 2025 के, आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि पॉलिटी के जो क्वेश्चन आते हैं ना वो कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं। उसमें स्टैटिक भी इन्वॉल्व है जो कि प्रीलिम से हो जाएगा, 2-3 एक्स्ट्रा टॉपिक भी इन्वॉल्व है, एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स जैसे सवाल इन्होंने जीएस2 में पूछे हुए हैं। अब आप उसको गवर्नेंस का कंसिडर कर लो या पॉलिटी का, वो आपकी इच्छा है, लेकिन मैं उन दोनों को साथ में अमैलगमेट करके चलती हूं। और तीसरा पोर्शन है कंपैरेटिव एनालिसिस का। कंपैरेटिव एनालिसिस की एडवांस प्रिपरेशन जरूर कर लीजिएगा अच्छे से, ताकि आपको मेंस के अंदर डिफिकल्टी ना हो, क्योंकि जनरली जब लोग प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं वो लक्ष्मीकांत से आगे नहीं बढ़ते। लक्ष्मीकांत के अंदर ये वाली चीजें डिटेल्ड कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं दिया हुआ। सो ट्रस्ट योर मेंस की तैयारी आप फाउंडेशन जहां से कर रहे हैं वहां से कर लीजिए, नहीं तो किसी से गाइडेंस लेके ये वाली तैयारी प्लीज अच्छे से कर लीजिएगा। आज अब हम अपने क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। देखिए 2025 का ये पहला सवाल है, ध्यान से देखिएगा। द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स has to address the challenges faced by children in the digital era, examine the existing policies and suggest the measures the commission can initiate to tackle the issue. This is a very smart question framed by UPSC. Why I am saying this? Understand. आपका जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, इसका जो भी कार्यकार है, मतलब जो भी ये काम करते हैं, जो भी इनके फंक्शंस हैं, पावर्स हैं, कैसे ये बना, क्या है, ये सब आप पढ़ते हैं पॉलिटी के स्टैटिक में। इस बात से हम सब सहमत होंगे कि ये आप पॉलिटी के स्टैटिक में पढ़ते हैं, है ना। इसने बोला कि जो ये एनसीपीसीआर है, ये इसका काम है कि जो चिल्ड्रन जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, इसने इसको कहाँ कनेक्ट कर दिया, डिजिटल एरा से। मतलब इन्होंने क्या किया, इस क्वेश्चन को डायनामिक बना दिया। अब प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इसने इसको स्पेसिफिकली डिजिटल एरा की प्रॉब्लम से कनेक्ट कर दिया। मतलब पॉलिटी का स्टैटिक और डायनामिज्म थ्रू डिजिटल एरा। साथ साथ आगे बोल रहे हैं कि एग्जामिन द एग्जिस्टिंग पॉलिसीज। ये क्या आ गया आपका, गवर्नेंस। ये आ गया आपका गवर्नेंस, जहां पे इन्होंने बोला कि भाई डिजिटल एरा में जो बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसके लिए क्या सरकार को एग्जिस्टिंग पॉलिसीज बना रखी हैं वो बतानी है, और अपने सजेस्ट करना है कि कमीशन, ये जो एनसीपीसीआर है, ये क्या और मेजर्स ले सकती है इस इशू को टैकल करने के लिए। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट अ वेरी डायनामिक क्वेश्चन, अ वेरी स्मार्टली फ्रेम्ड क्वेश्चन, आई मस्ट से। ठीक है, अब आ जाओ इसका आंसर देखो। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स faces unprecedented challenges as 95% of Indian children now access internet, with cyber crimes against minors rising by 400% since 2020. मैंने आपको पहले भी बताया है ये क्या है, दिस इज अ करंट अफेयर्स बेस्ड, और यू कैन से, इसको मैं और ज्यादा स्पेसिफिक बोलूं तो डेटा बेस्ड।
डेटा बेस्ड या फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन, और फैक्ट भी कौन सा, करंट अफेयर बेस्ड। यहाँ पर क्या है कि अगर यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा, इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम हो रही होगी ना, देयर मस्ट बी एनी प्रॉब्लम फेस बाय चिल्ड्रन इन द डिजिटल एरा, उसी को एड्रेस किया है। कुछ बच्चे यहाँ पर, अगर आपको लग रहा है कि आपको याद नहीं है कोई फैक्ट या डेटा, वैसे इसकी पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि डिजिटल एरा पे तो ऑब्वियसली आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो किसी भी जीएस के पेपर में आ सकता है। लेकिन अगर फिर भी आपको नहीं पता है, डेटा नहीं याद, कुछ भी नहीं याद, तो आप जनरल स्टैटिक वाली इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, दैट इज अबाउट नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के बारे में। बट दैट विल बी अ लो लेवल इंट्रोडक्शन, है ना। आपको ये भी देखना है कि आप दूसरों से भी compete कर रहे हैं, कंपेटिटिव एग्जाम है ये बोल रहा है एनसीपीसीआर जो है वो अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस फेस कर रहा है, क्योंकि 95% जो इंडियन चिल्ड्रन है उनके पास अब इंटरनेट का एक्सेस है। ये अच्छी बात है, लेकिन नुकसानदायक बात क्या है, आयरनी ये है कि इंटरनेट का एक्सेस तो दे दिया, वहीं दूसरी तरफ साइबर क्राइम्स माइनर्स के अगेंस्ट 400% का राइज है सिंस 2020। इसका मतलब एनसीपीसीआर को जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। अभी देखो, सबसे पहले मैंने बोला है एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट, यहां पर मैंने पहले इम्प्लिसिट चीजों से डील किया है कि भाई कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से यूपीएससी मजबूर हुई कि इस क्वेश्चन वो पूछे। तो सबसे पहले चैलेंजेस फेस बाय चिल्ड्रन इन द डिजिटल एरा, सबसे पहले ऑनलाइन सेफ्टी थ्रेट, साइबर बुलिंग, हरासमेंट अफेक्टिंग 1 in 3 चिल्ड्रन ऑनलाइन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन विद 2.4 मिलियन रिपोर्टेड केसेस। ऑनलाइन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन तो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, अब ये तो चलो चिल्ड्रन के बारे में है, फीमेल्स का भी इतना ज्यादा बुरा हाल है। मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑनलाइन डेटिंग एप्स पे खुले आम द फीमेल्स वर सोल्ड, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का बहुत बड़ा रोल है। तीसरा है डिजिटल एडिक्शन, दिस इज ऑल्सो अ राइजिंग प्रॉब्लम, आप इसे बोल सकते हैं डोपामिन हिट। ठीक है, डोपामिन हिट ऐसे वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं आप, जहां पर लोगों को डिजिटली दे हैव एडिक्टेड टू द सोशल मीडिया, कि पूरा दिन भर, आपने ये सुना होगा प्रधानमंत्री जब, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, परीक्षा पे चर्चा कर रहे थे, उन्होंने वो पबजी वाला बड़ा फेमस हुआ था। तो डिजिटल एडिक्शन कैन बी अबाउट एनीथिंग, इट कैन बी अबाउट सोशल मीडिया ऑल्सो, इट कैन बी अबाउट प्लेइंग गेम्स ऑल्सो। सो डिजिटल एडिक्शन जो है वो मेंटल हेल्थ इश्यूज का कारण बन रहा है अमंग 40% अर्बन चिल्ड्रन। और दूसरी तरफ का इशू है हमारा डिजिटल डिवाइड, रूरल अर्बन डिस्पैरिटी आज भी है, जहां पे रूरल चिल्ड्रन के पास तो इंटरनेट का ही एक्सेस नहीं है। ठीक है, तो आप जो है वो जो ऊपर वाली परसेंटेज है उसमें मैक्सिमम अर्बन चिल्ड्रन है। दूसरा है लैंग्वेज बैरियर एंड डिजिटल कंटेंट कंजम्पशन, ये मैंने आपको पहले भी कराया था कहीं पर, जहां पर आपको ये बात समझ में आई थी कि भाई डिजिटल कंटेंट मैक्सिमम टाइम जो है, याद है हमने गवर्नेंस में ये चीज की थी कि सरकार जो है डिफरेंट टाइप के पोर्टल्स वेबसाइट्स बना तो रही है, लेकिन वो सारा, उसका एक नुकसान क्या है, वो सब कुछ इंग्लिश में है, आप रीजनल लैंग्वेजेस तक अभी तक नहीं पहुंच पाए हो। और अगर आपको लग रहा है कि इंग्लिश से, तो फिर आपको लिटरेसी रेट बढ़ाना पड़ेगा, इंग्लिश सिखानी पड़ेगी, तो लैंग्वेज बैरियर भी है। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर इन एडुकेशन इन रिमोट एरियाज, ये तो है ही है। अब बात करते हैं एग्जिस्टिंग पॉलिसीज क्या है। ठीक है, उन्होंने पूछा था एग्जिस्टिंग पॉलिसी सरकार की कौन सी चल रही है। सबसे पहले पॉक्सो, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, यहाँ पे ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को भी कवर किया गया है। दूसरा है आईटी एक्ट 2000, जहाँ पे साइबर क्राइम को रिलेटेड प्रोविजंस हैं। तीसरा है जो अभी रिसेंटली में आया था, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, यहाँ पे जो बच्चों का डेटा है उसे प्रोटेक्ट किया गया है। एंड फोर्थ इज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, जहाँ पे डिजिटल क्राइम्स के अंदर चाइल्ड वेलफेयर को इंश्योर किया गया है। अब हमें सजेस्ट करने हैं कौन से मेजर्स एनसीपीसीआर ले सकता है इसे और इंप्रूव करने के लिए। पॉलिसी इनिशिएटिव्स में आप क्या कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी डेवलप करें, जहां पर आप कोशिश करें कि मैंडेटरी इंप्लीमेंटेशन हो। दूसरा, आप चाइल्ड डिजिटल राइट्स चार्टर इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जहां पे प्राइवेसी और सेफ्टी दोनों इंश्योर हो। प्राइवेसी और सेफ्टी, कोई भी डिजिटल मैटर हो, बीट चिल्ड्रन, बीट एनीबॉडी, कोई भी अगर डिजिटली वल्नरेबल सेक्शन है, उसके लिए प्राइवेसी और सेफ्टी दोनों कंसर्न्स हैं। तीसरा है लॉन्च सुरक्षित बचपन डिजिटल सेफ्टी कैंपेन अक्रॉस द स्टेट्स, दिस इज अ वेरी गुड कैंपेन। एंड इंप्लीमेंट मैंडेटरी डिजिटल लिटरेसी करिकुलम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, हम बात करते हैं कि भाई बच्चों को आज सेक्स एजुकेशन देने की जरूरत है, वेन एवर रेप्स कम इन टू पिक्चर, और जो बैड टच की हम बात करते हैं कि बच्चों को सिखाओ, जो माइनर के रेप्स होते हैं, अभी भी आपने देखा होगा वो जो गंगानगर वाला रेप केस हुआ था, या फिर अभी एक और रेप केस हुआ है जिसमें माइनर बच्चों के साथ गलत
गलत हो रहा है, तो उसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा हमेशा हम बात करते हैं कि भाई सेक्स एजुकेशन दो, वो बच्चों को भी दो और बड़ों को भी दो, है ना? बट वो सेक्स एजुकेशन वाली बात कभी भी उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से आई थिंक पार्लियामेंट ने उसको सीरियसली उठाया नहीं, वो सॉलिडिफाई मतलब कोडिफाई नहीं हुई बात की स्कूल में हो। साथ ही साथ आप सेक्सुअल लिटरेसी, सेक्सुअल एजुकेशन के साथ डिजिटल लिटरेसी आजकल होनी बड़ी ज़रूरी है। ये आपने देखा होगा सरकार बहुत टाइप के कैंपेन चलाती है, आप किसी को कॉल करते हैं, पीछे बहुत फेमस बॉलीवुड पर्सनालिटी है, वो आपको बताते हैं प्लीज ओटीपी शेयर मत करें, है ना? कोई आपसे जनरली आके ओटीपी पूछ रहा है फोन पे कि आप बता दें, ना बताएं ताकि आपकी बैंक फ्रॉड ना हो जाए आपके साथ। वो सब क्या है? वो डिजिटल अवेयरनेस है। तो डिजिटल अवेयरनेस के बहुत सारे कैंपेन सरकार चलाती है, वहीं पर एक कैंपेन सरकार को जरूरत है कि वो डिजिटल लिटरेसी बच्चों को भी, क्योंकि बच्चे देखो आजकल, अब देखो जितना ये एजुकेशनल रिफॉर्म्स का बखेड़ा हुआ, इसमें सरकार को एक बात समझ में आई कि सोशल मीडिया बहुत जरूरी है ना? गवर्नमेंट ने और गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज ने काफी ज्यादा जेनजी के साथ इंटरैक्ट करने के लिए सोशल मीडिया का यूज करना शुरू कर दिया। इवन आ प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग दैट, है ना? इंस्टाग्राम के ऊपर दे हैव मेड देयर अकाउंट ऑन स्नैपचैट आल्सो, सो दे आर अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया। इफ यू अंडरस्टैंड दैट अ पर्टिकुलर सेक्शन एज ग्रुप इज इंडल्ज्ड इन सोशल मीडिया टू मच, इसका मतलब डिजिटल लिटरेसी भी बतानी बड़ी जरूरी है, ताकि उनको समझ में आए इफ दे आर पोस्टिंग समथिंग अबाउट देमसेल्व्स ऑन द सोशल मीडिया, वो कुछ भी डिलीट कर लें, डिजिटल फुटप्रिंट कभी नहीं हटता सोशल मीडिया पे से। ये बात समझानी बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए आपको डिजिटल लिटरेसी कैंपेन्स की, करिकुलम की बड़ी जरूरत पड़ेगी स्कूल्स में नेशन वाइड। तो आप ये कर सकते हैं। अब आप इंस्टीट्यूशनल लेवल पर क्या कर सकते हैं? आप एक 24/7 नेशनल चाइल्ड साइबर हेल्पलाइन स्टार्ट करें। एक प्रॉब्लम एक और भी होती है, ज्यादातर टाइम हमने ये देखा है, मैं आपको इसीलिए समझा रही हूँ क्योंकि अगर आप माइंडसेट समझेंगे आंसर लिखना बड़ा आसान है। यहाँ पर ये बोल रहा है 24/7 नेशनल चाइल्ड साइबर हेल्पलाइन खोलने की जरूरत है। साइबर हेल्पलाइन खोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ज्यादातर टाइम पर जब डिजिटली अनसेफ चीजें से डील करते हैं बच्चे, तो उसके साथ शेम अटैच्ड होती है और फियर अटैच्ड होता है ना? शेम और फियर अटैच्ड होता है। फियर विद रिस्पेक्ट टू व्हाट पेरेंट्स विल डू टू देम, कि उनकी सारी फ्रीडम चली जाएगी, एंड शेम की सोसाइटी से उनको आइसोलेटेड कर दिया जाएगा। तो उनको जब ये बात पता होगी कि हम जो है कभी भी यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, हमें किसी तरीके से निकाल लिया जाएगा, तो वो एक ट्रस्ट बिल्डिंग फैक्टर भी बनेगा। इसीलिए नेशनल चाइल्ड साइबर हेल्पलाइन होनी जरूरी है। दूसरा है क्रिएट चाइल्ड साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट इन ऑल द स्टेट्स। तीसरा, अब डिजिटल चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लेकर आए। ऐसे ऐसे नए पोस्ट्स की बहुत जरूरत है हमारे देश को। इवन आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड भी ऐसी कुछ पोस्ट सजेस्ट की थी। लॉन्च साइबर साथी पीयर एजुकेशन प्रोग्राम इन स्कूल्स, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर बेसिकली आप इंस्टीट्यूशनल लेवल पर, अवेयरनेस लेवल पर काम कर रहे हैं। सबसे पहले एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम हो, एवरी न्यू प्रॉब्लम, एवरी न्यू emerging problem, it will lead to solution only when people have awareness about it and you start talking about it. जब तक आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे, आपके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आएगी कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, forget you will think about solutions. The first thing to deal with any problem is to address it. हम क्यों सरकार के पीछे पड़ते हैं? क्योंकि सरकार कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात ही नहीं करना चाहती। जब तक आप बात ही नहीं करेंगे तब तक सोल्यूशन निकालेंगे कैसे? और बहुत सारी जगह सोशल प्रॉब्लम्स में तो इतना बुरा हाल है, मैं सोशियोलॉजी में भी पढ़ाती होती हूँ ये बात, सोशियोलॉजी या सोसाइटी में तो इतना बुरा हाल है कि हमने कुछ प्रॉब्लम्स के साथ स्टिग्मा अटैच कर रखा है या टैबू अटैच कर रखा है। उसके टॉपिक के बारे में तो बात करना फिर और भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। हमारे जैसे जो सोसाइटीज़ हैं जो कि थोड़ी कंजर्वेटिव हैं, हम जा रहे हैं बिल्कुल मॉडर्निज्म की तरफ, बट फिर भी वी kind of conservative still. मैं तो बोल रही हूँ we are going back to अपने black ages if I can say so, because अभी भी हमने हरियाणा में भी देखा, उन्होंने लव मैरिजेस बैन कर दिया, खाप पंचायत की बहुत ही खराब स्टेटमेंट आई है। तो ये सब अगर आप बिल्कुल ही स्टिग्मा ही अटैच कर देते ना, टैबू, तब तो आप भूल ही जाइए किसी चीज पर डिस्कशन होगी। तो ये वाली चीजें अवॉइड करनी है हमें। डिजिटल, अभी आपको पता है सेक्स एजुकेशन के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि आपको टैबू अटैच है कि भाई ये सब कैसे सिखाएंगे। तो जब रेप हो रहे हैं उसमें आपको क्या सिखाने में प्रॉब्लम है, ये थोड़ा सोच विचार करने की इस पर बहुत जरूरत है। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव मस्ट प्रायोरिटाइज चाइल्ड सेफ्टी थ्रू NCPCR enhanced mandate ensuring India's
472 मिलियन चिल्ड्रन नेविगेट द डिजिटल वर्ल्ड। बिल्कुल सही बात है, डिजिटल इंडिया इतना बड़ा इनिशिएटिव चल रहा है, उसके अंदर चाइल्ड सेफ्टी को भी प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर बड़े गर्व से बोलते हैं यूथ पॉपुलेशन है, बच्चे हैं, तो इतने सारे बच्चों को अगर आपको डिजिटल एरा के थ्रू सेफली नेविगेट करना है, दिस शुड बी आवर प्रायोरिटी। ठीक है, ये बिल्कुल पॉलिटी जैसा सवाल मुझे पता है नहीं लग रहा होगा, बट ये बिल्कुल डायनामिक सवाल था, आपको समझ में आएगा कि कैसे फॉर्म चेंज हो रही है। ठीक है, पॉलिटी की मेंस में आते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो 2025 का, व्हाट आर एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स। आ गई वही बात गवर्नेंस वाली में जो बोल रही थी, सिविल सोसाइटी एनजीओ के साथ डिस्कस देयर रोल in raising awareness, influencing policies and advocating for environmental protection in India। सवाल यहाँ पे ये है कि सबसे पहले इन्होंने पूछा एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, इसके बाद इन्होंने इसका रोल पूछा है कि अवेयरनेस रेज करने में, पॉलिसीज इन्फ्लुएंस करने में सरकार की, एंड एडवोकेटिंग फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया, इनका क्या रोल है। मैं अगर इन्वायरमेंट की बात करूँ, फिलहाल देश में हमारे हालात बहुत ही खराब हैं। आपने रिसेंटली में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इंडेक्स के अंदर इंडिया का आपने देखा होगा कि हम कौन से उस पे हैं, ठीक है, कौन से हमारा पोजीशन आई है, बहुत ही बुरे हालात हैं एक्सट्रीमली। आप हीट वेव्स की बात कर लें, आप फ्लैश फ्लड्स की बात कर लें, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन की बात कर लें, आप कुछ भी बोल लें, इतना बुरा हाल है। आप अरावलीज का हाल देख सकते हैं, आप हासदियो रेंज का हाल देख सकते हैं, दिल्ली स्मॉग देख सकते हैं आप। लॉट इज हैपनिंग व्हेन इट कम्स टू एनवायरनमेंट। देयर इज नेशनल पार्क्स का डूबने की बात है, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स को लेके बवाल, टू मच। ठीक है, यमुना साफ नहीं है, तो एनवायरनमेंट को लेके अच्छा खासा प्रॉब्लम फिलहाल देश के अंदर है और हम बिल्कुल अच्छी पोजीशन पर नहीं हैं। तो एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स का ये वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही टाइम पर 2025 में यूपीएससी ने पूछ लिया। देखो एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, नाम से पता चल रहा है, हु काइंड ऑफ प्रेशराइजेस द गवर्नमेंट एंड एक्ट एज अ चेक्स एंड बैलेंस। वो कुछ अच्छी पॉलिसीज को एडवोकेट करते हैं, उनकी लॉबिंग करते हैं, सरकार पे प्रेशर डालते हैं। एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स क्या है, सोसाइटी की कोएलिशन ग्रुप्स हैं जो कि यूटिलाइज करते हैं, यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, ये पब्लिक को भी मोबिलाइज करते हैं, आवाज उठा के इकट्ठा करते हैं। हर सोशल मूवमेंट की पहली स्टेप क्या है, दैट इज पब्लिक मोबिलाइजेशन, अवेयरनेस एंड देन पब्लिक मोबिलाइजेशन। सिर्फ अवेयरनेस से भी बात नहीं बनती, अवेयरनेस होना, हम सब अवेयर हैं, क्या हम सब इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट करने निकलते हैं हर बात पे? कितने सालों बाद या कितने टाइम बाद आपको एक अच्छा सोशल मूवमेंट या प्रोटेस्ट देखने को मिलता है किसी सिग्निफिकेंट चीज पे? हम एक प्रॉब्लम है हमारी कंट्री की, हम भूलते बहुत जल्दी हैं। अभी हम एजुकेशनल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, एक हमारा रेजिग्नेशन आया, उसके बाद सब कुछ गायब ही हो गया है ना, बिकॉज उसके बाद हम बात ही नहीं है। अभी निर्भया के टाइम पे इतना बवाल हुआ, एसिड अटैक जो उस टाइम पे हुए थे उस पर इतनी प्रॉब्लम हुई, अब गंगानगर रेप केस हो रहा है, पुणे रेप केस हो रहा है, इतना सब कुछ हुआ, बीच में आसिफा हुआ, हाथरस कट हुआ, इतने सारे रेप केसेस हुए, बट क्या अवेयरनेस से काम बनी? डाउरी के केस हमने बीच में देखे, नोएडा के, इतना खराब हालात में हमने देखा, बट डिड अवेयरनेस लेड टू पब्लिक मोबिलाइजेशन, पब्लिक मूवमेंट? नो। यही कारण है कि जो अवेयरनेस से पब्लिक मोबिलाइजेशन का रास्ता है, वह बीच में जो रोल है वो सिविल सोसाइटी, एनजीओ और प्रेशर ग्रुप्स बहुत अच्छे से प्ले करते हैं, इसीलिए सरकार क्रैकडाउन भी इन्हीं के ऊपर करती है। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस होता है, जैसे इस बार एजुकेशनल रिफॉर्म्स में हुआ कि कोई नई ही पॉलिटिकल पार्टी ऑल टुगेदर उसका राइज हो गया इन फॉर्म ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी। अभी भी वो भी फुल फ्लेजेड पॉलिटिकल पार्टी बने नहीं है, काइंड ऑफ दे आर ऑन दैट पाथ, बट अंडरस्टैंड हर बार ऐसा नहीं होता किसी एक टॉपिक के प्रोटेस्ट के लिए एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनेगी। हर बार वो रोल जो है, वो जो गैप है, वो सिविल सोसाइटी प्रेशर ग्रुप्स फिलअप करते दिखते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो पब्लिक को मोबिलाइज करना, अब यहाँ पे एनवायरमेंट प्रेशर ग्रुप्स की बात थी तो वैसा ही लिखा गया, टू बैलेंस डेवलपमेंट विद इकोलॉजी, या फिर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोल सकते हैं। अब एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स के फंक्शंस क्या होते हैं, क्या काम करते हैं ये? सबसे पहला काम है इनका अवेयरनेस फैलाना, बिल्कुल सही बात है, मास कैंपेनिंग करना, मीडिया आउटरीच करना। अगर मीडिया के ऊपर ये बात नहीं आई कि भाई ये पर्टिकुलर ग्रीन कॉरिडोर तोड़ के इन्होंने यहाँ पे रिजॉर्ट की परमिशन दे दी है, या फिर यहाँ पे ये डूबने वाला है, या फिर अरावलीज, अगर इतना ज्यादा अरावली के साथ जो भी हुआ अभी रिसेंटली में, अगर वो बात उतनी ज्यादा सोशल मीडिया कैंपेन उसका नहीं बनता तो पक्का वो कट चुके होते, है ना। लेकिन वो सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा बवाल हो गया उस चीज का कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया केस, और फिर जो भी बातें हुई। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात एनवायरमेंटल पीजीज या प्रेशर ग्रुप्स की क्या है, मास कैंपेनिंग और मीडिया आउटरीच। दूसरा है जुडिशियल एक्टिविज्म। अब जुडिशियल एक्टिविज्म का जो
ये ना थोड़ा डिबेटेबल पोजीशन है, ठीक है। जुडिशियल एक्टिविज्म को कुछ लोग अच्छा मानते हैं, कुछ लोग खराब मानते हैं। जुडिशियल ओवररीच को तो देखो सब खराब मानते हैं। जुडिशियल ओवररीच इज जहां पर जुडिशरी जो है, देखो जुडिशरी का काम है जस्टिस देना, है ना, जजमेंट्स देना। लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, जब जुडिशरी उससे एक कदम आगे बढ़ के सजेशंस फॉर इंप्रूवमेंट देती है ना, इन रिकमेंडेटरी नेचर, वो बाइंडिंग नहीं हो सकते। जुडिशियल ओवररीच इज जहां पर जुडिशरी, जहां पर उसका फंक्शन नहीं भी है, उस रोल के अंदर एंटर करके वो फंक्शन करने लग जाती है। जुडिशियल ओवररीच इज नेवर गुड इन टर्म्स ऑफ, अगर हम सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करें। लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म भी यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करना, पीआईएल फाइल करना। ये जो सबसे पहले प्रेशर ग्रुप्स, एनजीओ जाते हैं पीआईएल फाइल करने के लिए। आप लड़ेंगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैं पॉलिटी का एग्जाम्पल पॉलिटी से ही देती हूँ। आर्टिकल 21 के अंदर आपके पास है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। लिबर्टी हटाओ, राइट टू लाइफ है। अब राइट टू लाइफ इज एन अम्ब्रेला थिंग, है ना, उसके अंदर मेरे पास जिंदगी जीने का अधिकार है। राइट टू लाइफ में तो मेरे पास बहुत सारे अंदर उसके अंदर है, उसमें राइट टू प्राइवेसी भी है, राइट टू चूज अ पार्टनर भी है। राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट भी है मेरे पास, राइट टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी है। तो अगर किसी को लग रहा है कि कोई बहुत ही बिजार चीज गवर्नमेंट करने जा रही है जो कि एनवायरनमेंट को बहुत ही हार्म पहुंचाएगा किसी तरीके से, तो एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स क्या करते हैं, दे कैन गो एंड फाइल अ पीआईएल इन फॉर्म ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कि भाई आर्टिकल 21 का हनन हो रहा है, इससे मेरे को राइट टू लाइफ मेरा हार्म हो रहा है क्योंकि एनवायरनमेंट खराब हो रही है। लेकिन क्या कोई करता है? अब नहीं करता। आपने पिछले विंटर्स में दिल्ली के स्मॉग का हाल देखा था, कितना बात हुआ कि एयर प्यूरिफायर्स के मतलब लोगों को लिटरली 1 महीने में एयर प्यूरिफायर चेंज करना पड़ गया था क्योंकि इतना ज्यादा एक्यूआई खराब था। बट क्या हुआ? नहीं हुआ। इसीलिए बोला जाता है कि डेमोक्रेसी के अंदर प्रेशर ग्रुप, सिविल सोसाइटी, अकाउंटेबिलिटी, सिटीजनशिप का पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सिटीजनशिप की अवेयरनेस होनी, ये सब के सब बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं डेमोक्रेसी के। इसमें से जब हिलते हुए दिखते हैं ना, आपने देखा ग्रीन पीस इंटरनेशनल के साथ क्या हुआ। अंडरस्टैंड, आप जो जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं, यहां पर आपको एक्टिविज्म नहीं करना है, एक्टिविस्ट नहीं बनना है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कहां मैं शुगर कोटिंग कर रहा हूं, कहां मैं बायस हो रहा हूं, कहां मैं ट्रूथफुल हूं। आपको ट्रूथफुल होना है विदाउट बीइंग कंट्रोवर्शियल, विदाउट बीइंग अगेंस्ट गवर्नमेंट, बट यू शुड नो व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, बिकॉज एट द एंड आप पब्लिक के साथ डील करेंगे, आप इंप्लीमेंट करेंगे सब कुछ अच्छा। तो ये चीज याद रखनी है। एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की इंटरवेंशन, अब एनजीटी की इंटरवेंशन को लेके भी बहुत प्रॉब्लम होती है। चार धाम यात्रा का जो प्रोजेक्ट था, जहां पर ये बात की गई थी कि जो हाईवेज हैं चार धाम से, जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को कनेक्ट करते हैं, उत्तराखंड की ज्योग्राफी वैसे ही बहुत फ्रजाइल है, वो पहली कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर चल रहा है। मतलब जो नेचुरली उसका इकोसिस्टम जितनी पॉपुलेशन सस्टेन कर सकता है, उससे डबल दी पॉपुलेशन जो है वो इन टर्म्स ऑफ पिलग्रिमेज एंड टूरिज्म उत्तराखंड में जा रही है। ऊपर से अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन का, मनाली में आपने देखा फ्लड्स आए, कितनी बार वही वाली जगह पर, ब्यास वाली जगह पर कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। लेकिन हमें एक बात समझ में आती है कि एनजीटी की बात अब कोई सुनता ही नहीं है। आपने दुनिया भर के लॉज बना रखे हैं, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट बना रखा है, एनजीटी हर बार इन्वॉल्व होता है, लेकिन कोई किसी की बात ही नहीं सुनता। तो ये वाली चीज। तीसरा है ग्लोबल एडवोकेसी। इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं वो कॉप की मीटिंग, दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग जो होती है, UNFCCC की अगर मैं बोलूं, तो वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। और है ग्रास रूट मोबिलाइजेशन, ये बहुत जरूरी है। अभी भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऋषिकेश और समवेयर, ज्यादा आई थिंक ऋषिकेश है, जहां पे अगेन पेड़ कट रहे हैं, वहां पे फिर पब्लिक इकट्ठी हुई है प्रोटेस्ट के लिए कि आप पेड़ ना काटें। तो ग्रास रूट लेवल पर जब पब्लिक को मोबिलाइज करना होता है, इकट्ठा करना होता है, वहां पे भी प्रेशर ग्रुप्स बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। चिपको मूवमेंट हो गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया, ये सब बहुत पुराने और हिस्टोरिकल है, चाहे तो आप कुछ नए भी लिख सकते हो। अब बात करते हैं जो एक्सप्लिसिटली क्वेश्चन में पूछा गया है, रोल इन राइजिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस। सबसे पहले एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स, इनका एनवायरमेंटल अवेयरनेस के अंदर क्या रोल है? सबसे पहले ये क्या करते हैं, देखो ज्यादा पब्लिक को सिर्फ इतना ही पता है, जो कॉमन सिटीजनरी है, जो इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है या फिर उतना ज्यादा उनको नॉलेज नहीं है, बस उनको ये पता है कि भाई पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए क्योंकि एनवायरमेंट को हार्म होता है, पानी साफ रखना चाहिए। बट उनको जो डिफिकल्ट साइंस है उसके पीछे कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रही है, सी लेवल राइज कैसे हो रहा है, सी लेवल राइज होगा तो कोरल्स को हार्म पहुंचेगा, कोरल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है, उससे सॉइल इरोजन होती है, सॉइल इरोजन होगी तो आपका फ्लड्स भी बढ़ जाएंगे। ये सब कुछ इतना कॉम्प्लेक्स, हीट बजट खराब हो रहा है अर्थ का, ये सब उनको नहीं समझ में आता है। आप ये सब अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को समझा के देखो, उनको नहीं समझ में आएगा उतनी आसानी से, है ना। हमें समझने में कितनी मुश्किल लगती है जब हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो
ये एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स क्या करते हैं, जो इसके पीछे के कॉम्प्लेक्स साइंस है उसको आसानी से सिंप्लीफाई करके समझाते हैं। इन्होंने बॉडीज बना रखी है जैसे सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, जिसने रिवील किया था कि 135 डिस्ट्रिक्ट्स में करंटली ग्राउंड वाटर डिप्लीशन है। देख लो अभी वाटर टेबल, इसके पीछे वही आपका राइस वीट का पंगा और आपने जो पंप्स के ऊपर सब्सिडी दी थी। दूसरा, यूथ कलेक्टिव स्पॉटलाइट अर्बन इकोलॉजिकल लॉस विजिबल ड्यूरिंग 2025 जयपुर प्रोटेस्ट, देखो डिफेंडिंग अरावली रेंज, ठीक है, फ्रॉम कमर्शियल डेवलपमेंट। तीसरा है ग्रुप्स लेवरेज ग्लोबल मेट्रिक्स टू मोबिलाइज सिटीजंस। ये वाले जो प्रेशर ग्रुप्स है ना, ये क्या करते हैं, कोई ग्लोबल मेट्रिक्स है जैसे कि कोई एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इंडेक्स है, ठीक है, जो भी इंडेक्सेस आते हैं जहाँ पे हमें वर्ल्ड लेवल पर पोजिशनिंग दी जाती है विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट, उन ग्लोबल मेट्रिक्स को यूज करके भी लोगों को अवेयरनेस देते हैं, बताते हैं कि भाई देखो क्या हो रहा है हमारे देश में एनवायरमेंट का हाल। जैसे कि यूजिंग इंडियाज 176, ये देख लो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024, जिसने ताकि डिमांड किया भाई स्ट्रिक्टर क्लीन एयर एनफोर्समेंट होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि इनका रोल क्या है इन इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसीज एंड गवर्नेंस। पहला है द एक्टिवली चैलेंज लेजिस्लेटिव डाइल्यूशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उनको लगता है, देखो मैं एक चीज बोलती हूँ, इंडिया इज वेरी रिच इन लेजिस्लेशन, हमारे पास हर चीज की लेजिस्लेशन बनी हुई है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, अभी भी बहुत सारे चीजें हैं जिसपे लेजिस्लेशन नहीं है, जैसे एलिमनी को लेके बीच में वो जो सुभाष का सुसाइड हुआ था, ठीक है, उसमें हमें समझ में आया एलिमनी रूल्स नहीं है। फिर उसके बाद हमें मैरिटल रेप को लेके लेजिस्लेशन नहीं है, बहुत सारे नहीं भी हैं। बट व्हेन इट कम्स टू एनवायरमेंट, फीमेल्स, दुनिया भर के लेजिस्लेशन आपने बना रखे हैं, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन कितनी हो रही है, हर बार क्वेश्चन वहीं अटकता आके। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो जो ऑन गोइंग या फिर जो प्रेजेंट लेजिस्लेशन है, अगर उसमें लगता है कि उसकी इंप्लीमेंटेशन में डाइल्यूशन हो रहा है, तो ये प्रेशर ग्रुप्स उसे एक्टिवली चैलेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट है 2023 का। दूसरा है पीआईएल, वही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, फोर्स करता है कि आप जो रेगुलेटरी क्लैरिटी दें, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट को प्रॉम्प्ट करना कि आप नीरी टास्क फोर्स को अपॉइंट करें ताकि नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज डिफाइन करो। बहुत जगह ऐसा है हमारी लेजिस्लेशन में, जब एनवायरमेंट का फाउंडेशन पढ़ते हैं आप, रूल्स वाला जो चैप्टर है लेजिस्लेशन वाला पढ़ते हैं, तब ये बात आपको बताई जाती है कहां कहां पर लूप होल है, ठीक है। लूप होल कभी कभार ज्यादातर ये होता है कि चीजें डिफाइन नहीं की गई, और डिफाइन इसीलिए नहीं की जाती क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे फिर वो ओपन टू इंटरप्रिटेशन है, और ओपन टू इंटरप्रिटेशन एनवायरमेंट को बड़ी महंगी पड़ती है। तो एक ये है। तीसरा है इनफोर्स स्टेट अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही तय करना, यूजिंग क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स टू लॉबी अगेंस्ट हैवी कोल रिलायंस, ठीक है। अभी भी हम हैवीली कोल पे रिलाय करते हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट हार्म होता है, तो स्टेट की जवाबदेही तय करना। चौथा है साइंटिफिक थिंक टैंक प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड इनपुट, जो साइंटिफिक एक्सपर्ट्स हैं, थिंक टैंक्स हैं, वो एविडेंस बेस्ड इनपुट देते हैं कि भाई ये रहा एविडेंस, ऐसे एनवायरमेंट को हार्म पहुंच रहा है, ये इसकी साइंटिफिक बैकिंग है, ये अब आप इसको ठीक करें। नेक्स्ट है इनका रोल क्या है इन एडवोकेटिंग फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। पहला है जुडिशियल एक्टिविज्म, एक्सपैंड्स फंडामेंटल राइट्स अचीव्ड वाया एमके रंजीत सिन्हा जजमेंट रिकॉग्नाइजिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम एडवर्स क्लाइमेट चेंज एंड आर्टिकल 21। मैंने आपको बता दिया, जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू हम अपने फंडामेंटल राइट्स की जो इंटरप्रिटेशन है, उसकी डेफिनेशन, उसको एक्सपैंड करते हैं। आर्टिकल 21 के अंदर जो राइट टू लाइफ है, उसमें आप क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट भी आप कर सकते हैं, ये रिकॉग्नाइज किया गया था एमके रंजीत सिन्हा जजमेंट के अंदर। दूसरा है आप पोस्ट फैक्टो रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वायलेशंस को प्रिवेंट करते हैं, ये भी है। जो इंडस्ट्रियल वायलेशंस की जाती है, एग्जांपल वन शक्ति सिक्योर 2024 ऑन लीनिएंट एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रोटोकॉल्स। तीसरा है सस्टेन्ड सिटीजन लिटिगेशंस हॉल्ट लोकलाइज्ड डिफॉरेस्टेशन, ये अभी ऋषिकेश में हो रहा है कि जब सिटीजंस लिटिगेट करते हैं ना, तो वो जो लोकलाइज लेवल पे, क्योंकि उनको तो दिख रहा है अपने आंखों के सामने कि डिफॉरेस्टेशन, पेड़ कट रहे हैं, तो इस वजह से जो सक्सेसफुल आप बुलडोजर चल रहे होते हैं, फॉरेस्ट कट रहे होते हैं, कमर्शियल, जैसे ये हैदराबाद में हुआ था ना, बहुत बवाल हुआ था कि पूरा का पूरा फॉरेस्ट हटाने की कोशिश करते, पूरी पब्लिक आ गई वहां पर, इससे भी फायदा होता है। सो टू अचीव नेट जीरो बाय 2070 इंडिया मस्ट व्यू these groups as essential trustees of Article 51 Clause A, Sub Clause G। ठीक है, आपको याद रखना है कि अगर हमें नेट जीरो, हमने इंडिया ने प्लेज किया हुआ है नेट जीरो बाय 2070, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे चाइना ने कब तक प्लेज किया हुआ है नेट जीरो। अगर आप ये चाहते हैं कि आप नेट जीरो तक पहुंचे, इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स को आपको ट्रस्टीज के तौर पे देखना पड़ेगा, क्योंकि ये अवेयरनेस भी पहुंचा रहे हैं, पॉलिसी एडवोकेसी भी कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं ये, लेकिन तब तक करेंगे जब तक गवर्नमेंट उनको वो स्पेस देगी टू एक्ट एज ए चेक्स एंड बैलेंस। ठीक है, और आप मुझे बताएंगे आर्टिकल 51A
क्लॉज जी क्या है, क्या ये फंडामेंटल ड्यूटीज है, क्या इसमें कुछ एनवायरनमेंट के बारे में मेंशन्ड है। चले नेक्स्ट सवाल देखें, 2025 का ये सवाल देखो, डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ कोलिजियम सिस्टम इन इंडिया। अब ये आ गया स्टैटिक के पास, ठीक है, स्टैटिक का सवाल है, लेकिन यहां पर भी देखो यूपीएससी ने कैसे गेम खेली है। डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ कोलिजियम सिस्टम, दिस इज प्योर स्टैटिक, है ना, ये आप अपनी लक्ष्मीकांत में भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। आगे देखो, क्रिटिकली एग्जामिन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यहां तक तो समझ में आ रहा है, वो बोल रहा है एडवांटेज बता दो, डिसएडवांटेज बता दो कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है, लेकिन किसका, इंडिया का और यूएस का। आ गई कंपैरेटिव एनालिसिस, यहाँ पे 2 का पूछ लिया, इसका मतलब कोर स्टैटिक के साथ ये इसके साथ ये जो एडिशनल वाला पोर्शन है ये तंग करता है। इंडिया का तो आप फिर भी लिख देंगे, यूएस का बिना पढ़े नहीं लिख पाएंगे, यही तैयारी करनी है। 15 मार्क्स का सवाल है, अब ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया है, पॉलिटी के अंदर आप किसी भी सिटिंग लीडर का कोई भी कितना भी न्यूट्रल स्टेटमेंट है आप अवॉइड करेंगे, और अगर आपको लग रहा है कि मोस्ट न्यूट्रल स्टेटमेंट है तो भी आप उनका नाम मेंशन किए बगैर उन्हें लिखेंगे। द बेस्ट थिंग विच यू कैन यूज इन दी पॉलिटी के क्वेश्चंस इज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, और केशवानंदा भारती तो चलो है ही है, ये तो इसको तो देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ दिस केस, बिकॉज बेसिक स्ट्रक्चर की बात इसी के अंदर आई थी। द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इज सेंट्रल टू जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर सेट बाय केशवानंदा भारती केस 1973 बाय सुप्रीम कोर्ट। तो इन्होंने यही बोला कि हमारे जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, और इसका सबसे बड़ा अच्छी बात क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, और हमारे ये किसका पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अब हम देखेंगे कोलिजियम सिस्टम का एवोल्यूशन कैसे हुआ। सबसे पहले है फर्स्ट जजेस के, सब कुछ लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है, इजी है ये पोर्शन 1981 में, जिसमें एग्जीक्यूटिव को प्राइमेसी दी गई अपॉइंटमेंट में, जहां पे ये बोला गया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से आप कंसल्टेशन कर रहे हो इसका मतलब कॉन्करेंस नहीं है। यहां पर ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि जब आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन ली, ऐसा नहीं है कि वो बाइंडिंग इन नेचर है, वो मानना ही पड़ेगा, इट इज जस्ट रिकमेंडेटरी, वो दैट इज अ कंसल्टेशन। सेकंड जजेस केस 1993 में जुडिशरी की तरफ प्राइमेसी चली गई, क्रिएटेड कोलिजियम सिस्टम, यहां पर कोलिजियम सिस्टम बना था, मेकिंग सीजीआई ओपिनियन बाइंडिंग, यहां पर गेम घूमी है जहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओपिनियन बाइंडिंग बना दिया गया आफ्टर कंसल्टिंग 2 सीनियर मोस्ट जजेस। तीसरा थर्ड जजेस केस 1998 में इन्होंने पूरा का पूरा कोलिजियम सिस्टम फॉर्मलाइज कर दिया, जहां पर इन्होंने कैसे रखा, कंसल्टेशन सीजीआई दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस यहां ऊपर 2 थे, यहां पे 4 हो गए हैं, 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस फॉर सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट, ये चीज याद रखनी है। फिर आया आपका एनजैक दैट इज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वर्डिक्ट, यहां पर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को स्ट्रक डाउन कर दिया गया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में अमेंडमेंट बताएंगे कौन सी थी वो। चले अब देखते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए। सबसे पहले आर्टिकल 124 जहां पे सुप्रीम कोर्ट जजेस अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट किसके साथ कंसल्ट करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, और अदर जजेस डीम्ड नेसेसरी। देन देयर इज आर्टिकल 217, ये हाई कोर्ट जजेस के रिलेटेड है, हाई कोर्ट जजेस भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, किससे कंसल्ट करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, क्योंकि हाई कोर्ट का जज है तो गवर्नर भी, और क्योंकि हाई कोर्ट का जज है इसलिए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी, यहाँ पर 2 लोग ऐड हो जाते हैं, ये चीज याद रखना, ये प्रीलिम्स में वैसे आपने याद की होगी। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ द सिस्टम। पहले इंडिया और यूएस, मैंने इसको इस हिसाब से लिखा है ताकि एग्जामिनर के लिए पढ़ना आसान हो जाए। इंडिया के सिस्टम के एडवांटेजेस क्या है, हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, हम एग्जीक्यूटिव के डोमिनेंस को प्रिवेंट करते हैं। दूसरा मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है। तीसरा हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है। क्यों, हमारे यहाँ पे जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यू विल मेंशन द शेड्यूल ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर्स इन द कमेंट सेक्शन। फोर्थ है इंस्टीट्यूशनल मेमोरी। अब यूएस के अगर एडवांटेजेस की बात करें, वहां पर डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी है। क्यों, क्योंकि जो प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन होता है जजेस का वो सेनेट की कॉन्फर्मेशन के साथ होता है, और जब सेनेट है, सेनेट क्या है, वो चुन के आए हुए हैं, इलेक्ट होके आए हुए हैं, तो अगर सेनेट की कॉन्फर्मेशन हो गई इसका मतलब जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी डायरेक्ट पब्लिक को हो गई। दूसरा है ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक सेनेट की हेयरिंग्स इंश्योर करती हैं कि स्क्रूटनाइज करा जाए। तीसरा है चेक्स एंड बैलेंसेस, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के पास ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
फोर्थ है ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पे सोशल डाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट होती है। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्योंकि ये क्लोज्ड डोर डिसीजन है। ये बहुत कोलिजियम सिस्टम का सबसे बड़ा डीमेरिट है, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ये बार बार द हिंदू में जो आएगा ना, ऐसा सा कुछ देखने को मिलेगा, इसमें बोल देते हैं फिर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, क्योंकि आपको पता ही नहीं अंदर क्या बात हो रही है। दूसरा है सेल्फ परपेचुएशन। सेल्फ परपेचुएशन ये सोशियोलॉजी की एक थ्योरी भी है कहीं ना कहीं, जहाँ पे वो सिस्टम में बैठे हुए लोग ही औरों को अपॉइंट करते जाते हैं, वो पूरा विश्व साइकिल बन जाता है। तो जजेस अपॉइंटिंग जजेस, अब यहाँ पे ना प्रॉब्लम है, पॉलिटिशियंस अपॉइंटिंग जजेस करेंगे तो प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल बायस आ जाएगा। जजेस अपॉइंटिंग जजेस हैं वो सेल्फ परपेचुएटिंग है, इसका हल निकालना पड़ेगा। अब तीसरा है डिलेड अपॉइंटमेंट। फ्रीक्वेंटली वैकेंसीज देखी जाती हैं, लिमिटेड डाइवर्सिटी। क्यों? क्योंकि हमारे जुडिशियल सिस्टम में वुमेन और माइनॉरिटीज अभी भी अंडर रिप्रेजेंटेड है, इसका थोड़ा हमें ठीक करना पड़ेगा। आप देखेंगे अभी भी जो भी बेंच होती है उसमें एक आधी ही आपको कभी फीमेल जज देखने को मिलती है, ये बहुत खराब बात है। यूएसए में सबसे बड़ा डीमेरिट है पॉलिटिसाइजेशन, जहां पर अपॉइंटमेंट जो है वो कभी कभार पार्टी आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट करने लग जाता है। कॉन्फर्मेशन की डिले, सेनेट से बहुत टाइम तक कॉन्फर्मेशन नहीं आती, आइडियोलॉजिकल बायस, एंड देन पब्लिक पोलराइजेशन। बहुत बार पब्लिक ओपिनियन ही डिवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से क्रेडिबिलिटी डेंट हो जाती है। क्रेडिबिलिटी मतलब भरोसा नहीं रहता लोगों को। देयरफॉर इंडिया नीड रिफॉर्म्स फॉर ओपननेस एंड डाइवर्सिटी। तो मतलब इंडिया के सिस्टम को कैसा रिफॉर्म चाहिए? जहां पे ओपननेस हो और डाइवर्सिटी हो। क्यों? हमारे यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की कमी है और अंडर रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन यूएस मस्ट एड्रेस पार्टीजनशिप इन कन्फर्मेशन। पार्टीजनशिप क्या होता है? जहां पे ये आइडियोलॉजिकल बायस हट जाए, जहां पे पार्टी आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट ना हो। एक बात याद रखना है, ये लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी से भी खतरनाक है, ठीक है? जहां पे पार्टी आइडियोलॉजी या फिर आइडियोलॉजिकल बायस होने लग गया ना जजेस की अपॉइंटमेंट में, आपकी जुडिशरी तो किसी भी कंट्री की हो, वो चेक्स एंड बैलेंसेस है, अगर वहां पे भी आपकी ये चीज हो रही है ना बायसनेस, तो बहुत बुरा हाल होगा फिर, ठीक है? इसीलिए यूएस को एड्रेस करने की जरूरत है पार्टीजनशिप इन कंफर्मेशन, जहां पे एक पार्टी का बायस ना दिखे। अब आ जाओ 2025 के ये सवाल पे। दिस इज अ कोर स्टैटिक का क्वेश्चन, दिस इज वेरी इजी इफ यू हैव डन प्रिपरेशन प्रीलिम्स के लिए अच्छे से, इसमें आपको उतना सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सवाल है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्लेज अ क्रूशियल रोल इन गाइडिंग द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ यूनियन गवर्नमेंट and ensuring sound governance through legal counsel, discusses responsibilities, rights and limitations in this regard। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तीन चीजें सीधी सीधी पूछी हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट्स और लिमिटेशंस। 10 नंबर का सवाल है, सीधा सवाल है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन से एक्ट के आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल 76 कॉन्स्टिट्यूशन के। ये कौन है? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है कंट्री के और चीफ लीगल एडवाइजर है टू द यूनियन गवर्नमेंट। क्योंकि ये चीफ लीगल एडवाइजर है और हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है, तो ये इंश्योर करते हैं कि जो सरकार गवर्नेंस कर रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के अंडर या लॉ के तहत हो। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर्टिकल 76 क्लॉज 2 के अंदर है। इनका सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल एडवाइस देनी होती है, जो भी प्रेसिडेंट मैटर्स जो है सजेस्ट करते हैं। दूसरा है, ये सारे लीगल करेक्टर के ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं जो इनको प्रेसिडेंट देता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। तीसरा है, ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे, कोई भी गवर्नमेंट के बिहाफ पे अपीयर करते हैं इन केसेस बिफोर सुप्रीम कोर्ट एंड इन हाई कोर्ट। मतलब जहां पर भी सरकार को अपना केस लड़ना है, वहां पे अटॉर्नी जनरल आएंगे उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर उसके बाद ही अपीयर्स इन द केसेस इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आई मस्ट से। बहुत जगह कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर संविधान की इंटरप्रिटेशन, आपने जब आर्टिकल 370 हटा था, ठीक है, तब आपने अगर अच्छे से उसको डिटेल में पढ़ा है तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी, इट वाज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन। संविधान को इंटरप्रेट करने की गेम कभी कभार बहुत बड़ी हो जाती है, और इंटरप्रेट आप सोचो, जहां पर इंटरप्रिटेशन की बात आ रही है वहां पर उन वाले केसेस में ये आ रहे हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है डिफेंस कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉज एंड ऑर्डिनेंस। बहुत ज़्यादा बार, क्योंकि टाइम टू टाइम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डायनामिक भी बहुत है, कंट्री भी बहुत डायनामिक है, इसीलिए बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉज एंड ऑर्डिनेंस को भी डिफेंड करते दिखते हैं ये। इनके अधिकारों की बात करें तो इनके पास राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स, कहीं पर भी ये बैठ सकते हैं, आ सकते हैं। इनके पास किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, वो लोकसभा हो राज्यसभा हो, वहां पर बोलने का अधिकार है, वो ज्वाइंट सिटिंग में भी रहता है। इनके पास एमपी के पास जितने भी प्रिविलेजेस हैं वो सारे अवेलेबल हैं। बस याद रखना है, इनके पास आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में बोलने का अधिकार है लेकिन वोट का अधिकार नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली एमपी नहीं है।
नेक्स्ट है, इनके पास सारे एडवोकेट्स, देश के अंदर जितने भी कोर्ट्स हैं उसमें जितने भी एडवोकेट्स हैं उसके टॉप नॉच एपेक्स के ऊपर ये हैं, दे हैज प्रेसिडेंस ओवर ऑल अदर एडवोकेट्स। अगला है, ही इज द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। लिमिटेशंस क्या हैं? पहली लिमिटेशन है ये फुल टाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, ये डिफेंड नहीं कर सकते किसी एक्यूज्ड पर्सन को इन क्रिमिनल केसेस विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चीफ लीगल एडवाइजर है, इसलिए सरकार की परमिशन के बिना जो है ये किसी भी अक्यूज्ड पर्सन को क्रिमिनल केसेस से डिफेंड नहीं कर सकते, ये किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर सकते। दिस आई डोंट थिंक दिस इज अ प्रॉपर लिमिटेशन, बट ओके इट्स फाइन। नेक्स्ट इज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट, ये कैबिनेट के मेंबर नहीं है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल और जजेस की तरह इनका कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इनका लीगल मैटर्स में सिर्फ एडवाइजरी रोल है, बाइंडिंग रोल नहीं है। वैसे भी आप याद रखिएगा, सरकार को जितनी भी सजेशंस दी जाती हैं वो सारी जो है एडवाइजरी ही होती हैं, बाइंडिंग ज़्यादा होती भी नहीं है, ठीक है। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया स्टैंड्स एज कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटिनल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट्स लीगल फ्रेमवर्क। ये है इसका कंक्लूजन। ये थे आपके आज के पॉलिटी के सवाल। थैंक यू सो मच। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद मोर क्वेश्चंस।